दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आसिम वाले स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि हल करें कि, और क्वेश्चन है √13 - x² बराबर x+5। ये सवाल पिछले मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था। अगर ये सवाल या इसी के आधारित दूसरा अगर कोई सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कैसे आप सभी को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर। दोस्तों, जैसा कि आज से भी देख पा रहे हैं कि हम लोग लिख लिए हैं कि दोनों ओर वर्ग करने पर, तो लिखने के साथ ही हम समीकरण को हम लोग दोनों ओर से वर्ग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि √13 - x² का वर्ग और बराबर में है x+5, तो इसका भी हम लोग वर्ग कर देंगे। उसके बाद में एक चीज़ आप सभी को मालूम होगा कि स्क्वायर से रूट करते हैं, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 13 - x²। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये a+b का होल स्क्वायर हो गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। यह एक फार्मूला है अलजेब्रा का। तो इसी फार्मूला के माध्यम से आप सभी को a+b का मैथ इसे बनाना होगा। यहाँ पे a का मान x हो जाएगा, b का मान 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले फार्मूला में a² तो आप लिखेंगे x² प्लस 2 गुने a का मान देख लीजिए x है, गुने b का मान कितना है 5 है। फिर है प्लस b का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे प्लस b का मान कितना है, b का मान 5 है ना, तो आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि 13 - x² को आप सेम टू सेम लिखेंगे, 13 - x²। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए x² है, तो अभी x² को सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में 5 में आप सभी को 2 से गुना कर देना होगा। 5 में 2 से ना करते हैं तो कितना हो जाता है, 5 दूनी 10 x हो जाता है, प्लस 5 का स्क्वायर दिया गया है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 5 या 25 हो जाता है। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ पे x² है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x² और प्लस कितना है 10x है, तो 10x आप लिख सकते हैं। प्लस 25 को आप सेम टू सेम यहाँ पे लिख सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 13 जो है वो प्लस में है, बराबर के उधर जाने पे प्लस का सिंबल माइनस के सिंबल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे +13 था, तो बराबर के उधर जाकर -13 हो जाएगा। यहाँ पे x² माइनस में है, बराबर किधर आने पर ये हो जाएगा प्लस x² और बराबर में क्या बचेगा, तो बराबर में 0 बच जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक चीज़ आप सभी को कॉमन मिल रहा होगा कि x² प्लस में है और यहाँ पे भी x² प्लस में है, तो प्लस वाला का तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे कि x² और x² जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2x²। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि 10x दिया गया है, तो आपको भी यहाँ पे 10x को सेम टू सेम लिख देना होगा 10x। उसके बाद में यहाँ पे 25 में से आप सभी को 13 को माइनस करना होगा। हे दोस्तों, 25 में से 13 को घटा लीजिएगा, कितना बचेगा, तो ये 12 बचेगा। तो आप सभी 12 लिख सकते हैं, बराबर में 0 का आप सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए सभी में 2 कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन का यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो समीकरण हमारा आसान हो जाएगा। तो चलिए इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। तब 2x² में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो केवल x² बचेगा, प्लस ये 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12 बराबर 0। यानी हमें जो समीकरण की प्राप्ति होगी ना, वो समीकरण होगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ का जो 2 है यहाँ पे कोष्ट में, तो आप सभी को मालूम होगा कि गुना जो रहता है बराबर के उधर जाके वो भाग में हो जाता है। तो 2 यहाँ पे भाग में नहीं बल्कि गुना में है, बराबर के उधर जाके 0 में भाग होकर ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि a b c का मान लिख देंगे। a का मान देख लीजिए कुछ भी नहीं है, तो a का मान हम लोग 1 मानेंगे। उसके बाद में b का मान यहाँ पे कितना है, तो 5 है, तो आप 5 लिख सकते हैं। उसके बाद में c का मान देख लीजिए कितना है, तो 6 है, तो आप 6 लिखेंगे।
उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे विवेचक अर्थात डी का मान। तो डी ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। चाहे तो इस समीकरण को आप गुणनखंड विधि के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। तो बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे कितना है 5 है, तो आप लिखेंगे 5 के स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान, ए का मान देख लीजिए 1 दिया गया है तो आप भी 1 लिखेंगे, गुने सी का मान, सी का मान कितना है तो 6 है। उसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है, 5 के स्क्वायर कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर 5 या 25 जाएगा। उसके बाद में 6 में अगर आप 4 से गुना कर देते हैं तो 6 चौका 24 हो जाता है, और 24 में 1 से गुना करने पर भी 24 होगा। उसके बाद में 25 में से 24 घटाने पे कितना बचता है तो 1 बचता है। तो हमें डी का मान प्राप्त हो गया है। उसके बाद में मूल ज्ञात करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, वह होता है मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a होता है। तो हम क्या करेंगे कि माइनस फार्मूला में दिया गया तो फार्मूला का माइनस सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए बी का मान, बी का मान देख लीजिए, बी का मान 5 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे 5, प्लस माइनस को आप सेम टू सेम लिखेंगे। उसके बाद में आपको चाहिए डी का मान, डी का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, डी का मान हम लोग 1 ज्ञात किए ना, तो रूट में हम लोग 1 लिखेंगे, और बटा में है 2a यानी 2 गुने ए का मान। तो ए का मान देख लीजिए, ए का मान 1 है, तो अभी यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। और इसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि -5 को -5 लिखेंगे, प्लस माइनस को सेम टू सेम लिखेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि 1 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 हो जाएगा। तो इसके बाद में 2 में अगर आप 1 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात करते हैं। अल्फ़ा के मान में हम लोग प्लस लिखते हैं, बीटा के मान में हम लोग माइनस लिखते हैं, यानी -5 अब +1/2 लिखेंगे अल्फ़ा में, और बीटा में लिखेंगे -5 -1/2। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा का मान निकाल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे -5 + 1/2। चलिए लिख लेते हैं -5 + 1/2। तो -5 और +1 मिलके कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/2। कट के कितना आएगा तो 2 दूनी 4, यानी -2 मतलब ये कट जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग तो अल्फ़ा ज्ञात कर ही लिए हैं। उसके बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे बीटा का मान। बीटा में आप सभी को माइनस वाला लेना है, यानी -5 ये प्लस को छोड़ के आप लिखेंगे -1। आप लिखेंगे ऐसे -5 -1 बटा कितना तो 2 लिखेंगे। तो -5 और -1 मिलके कितना होगा -6 हो जाएगा, और भागा 2 है, 6 में -6 में 2 से भाग लगा दीजिएगा ना, तो कितना बचेगा -3 बचेगा। तो इस प्रकार से एक मूल में आएगा -2 और दूसरा आएगा -3। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको माना कि x बराबर लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले इस सवाल में हम लोग लिखेंगे कि माना कि रहमान की आयु बराबर 1। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि रहमान की आयु बराबर x। उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि पूर्व का मतलब होता है पहले, जिसे हम लोग माइनस लिखते हैं, और बाद का लिखते हैं हम लोग प्लस। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो यहाँ पे हम लोग व्युत्क्रम नहीं बल्कि लिखने जा रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना हो जाएगा, तो x माइनस कितना वर्ष तो 3 वर्ष। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 3। जस्ट आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दिया गया कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब x + 5। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम नहीं बल्कि केवल लिखेंगे रहमान की आयु कितना हो जाएगा, बाद है तो x + हम लोग 5 लिखेंगे, पहले रहेगा तो x माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रश्न से। अब प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर व्युत्क्रम हम लोग कहते किसको हैं।
तो मान लेते हैं एक्स कोई संख्या है, तो इसको व्युत्क्रम का रूप देंगे ना तो ये 1/x हो जाएगा। मान लेते हैं एक कोई संख्या है, इसका व्युत्क्रम का रूप देंगे तो 1/1 हो जाएगा। आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को बटा में लिख देना व्युत्क्रम कहलाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है, x-3 है। तो उसका व्युत्क्रम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/x-3। जस्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो दिया गया है कि 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 5 वर्ष बाद कितना है आयु, तो 1/x+5 है। तो व्युत्क्रम में कैसे लिखेंगे, तो 1/x+5 लिखेंगे। इसका योग दिया गया है, योग का मतलब इसका जोड़ कितना के बराबर है, तो ये 1/3 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग 1/3 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि बट्टा का जोड़ बनाकर इसका सबसे पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो x+3 और x+5 इसका एलसीएम बनेगा कितना, तो x-3 और बनेगा x+5। उसके बाद में ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये क्रॉस हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इस तरीके से x+5 और बीच में प्लस है, ये x-3 हो जाएगा। बराबर में कितना है, तो बराबर में 1/3 है। उसके बाद में यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि x प्लस में है और यहाँ पे भी x प्लस में है। तो x प्लस और x प्लस मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। उसके बाद में ये +5 है और -3 है। तो +5 में से -3 को अगर हम लोग घटा भी लेते हैं तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा। उसके बाद में नीचे वाले में हम लोग को गुना करना होगा। x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का हम लोग प्लस लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए -3 और +5 में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और 2 में 1 से गुना हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। ये प्लस और माइनस में गुना होता है तो माइनस हो जाता है। और 5 तियाँ कितना होता है, तो 5 तियाँ 15 हो जाता है। बराबर में कितना है, तो बराबर में 1/3 है ना, तो आपको भी बराबर में 1/3 लिख देना होगा। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि ये दोनों में इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सभी को करना होगा। यानी 2x+2 में आप सभी को 3 से गुना करना होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x², देख लीजिए हम लोग लिख रहे हैं कि x², चूँकि हम लोग x² + 2x - 15 में 1 से गुना करें तो हम लिखेंगे x² + 2x - 15, ठीक है। और बराबर में देख लीजिए 2x में अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। प्लस का हम लोग प्लस लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि 2 के पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि जितना भी ये प्लस वाला है बराबर की तरह आएगा तो ये माइनस वाला हो जाएगा। ये आप सभी को भी मालूम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x² को सेम टू सेम। यहाँ पे देख लीजिए +2x है और यहाँ पे +6x है। तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि +2x और +6x है, बराबर की तरह आने पर ये -6x हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे दोस्तों -15 है। तो आप लिखेंगे -15 और इधर देख लीजिए ये +6 है ना, बराबर की तरह आने पर ये -6 हो जाएगा। बराबर के बाद में क्या बचेगा, तो ये 0 बचेगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि x² को आप सेम टू सेम लिखेंगे, x² और 2x में से 6x को आप सभी को माइनस करना होगा तो वो -4x हो जाएगा। अगर 6 में से 2 घटाते तो प्लस में होता, लेकिन कम में से ज़्यादा वो घटाते हैं तो हम लोग माइनस में लिखते हैं 4x। और यहाँ पे -15 और -6 मिलके कितना होता है, तो -21 होता है। आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी संख्या के पहले माइनस और बाद में माइनस हो तो वैसे परिस्थिति में दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, लेकिन लिखते हैं माइनस में, तो यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमें एक समीकरण की प्राप्ति हो गई है। आप चाहे तो इस समीकरण को कोई भी विधि से हल कर सकती हैं। तो फिलहाल हम लोग इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। x² का यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है ना, तो हम लोग -21 में अगर 1 से गुना करेंगे तो -21 आएगा। तो अब -21 के लिए आपको 2 ऐसे संख्या लेना होगा कि गुना करने पे -21 आना चाहिए और जोड़ने तथा घटाने पर -4 आ जाना चाहिए। तो हम लोग x² को सेम टू सेम लिखेंगे। ये -4x के बदले में हम लोग लिखेंगे -7x और +3x। देख लीजिए 7 में अगर हम लोग 3 से गुना करेंगे, यानी ये माइनस है ये प्लस है, तो 7 तिरका -21 भी आ जाएगा और -7 और +3 मिलकर -4 भी आ जाएगा। और यहाँ पे है -21, उसे आप सेम टू सेम -21 लिख सकते हैं और बराबर 0 का बराबर 0 आप सभी लिख सकते हैं।
उसके बाद में दोनों में आप सभी को देखना होगा कि आखिर कॉमन मिल क्या आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स को कॉमन इस प्रकार से कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स को कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है केवल एक्स बचा होगा, माइनस को माइनस लिखेंगे। यहाँ पे केवल कितना बचा होगा, तो 7 बचा होगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 7 21, यहाँ पे हमारा 3 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग +3 को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे केवल बचेगा एक्स, माइनस को हम लोग माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 3 7 21 अर्थात 21 में 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, बराबर में 0। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों को एक साथ लिखते हैं, और ये दोनों तो इक्वल आता है, दोनों में से कोई एक ले लेना है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स + 3, यहाँ पे लिखेंगे एक्स + 3 बराबर क्या होता है, 0। तो एक्स + 3 बराबर अगर हम लोग 0 लिखते हैं ना, तो अगर एक्स बराबर लिखते हैं +3 है तो बराबर को जाने पर क्या होगा, -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो अगला है, एक्स - 7 दोनों में इक्वल मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स - 7 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये -7 है तो बराबर के उधर +7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आया है वो -3 आया है और +7 आया है। आप सभी को मालूम होगा कि माइनस में तो आंसर होता नहीं है, तो क्वेश्चन का सही जवाब प्लस वाला 7 होगा। हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम अंतिम लाइन में हम लिख सकते हैं कि अतः रहमान की आयु बराबर कितना आ गया है, तो 7 वर्ष आ गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब रहमान की आयु कितना आ गया, 7 आ गया। तो उम्मीद है कि आप सभी को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा त्रिकोणमिति से लिया गया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिद्ध करे कि √1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा बराबर में सिद्ध करना है sec थीटा + tan थीटा। तो चलिए हम लोग LHS से सिद्ध करते हैं और RHS हमें लाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि LHS से, तो LHS हमारा कितना है, तो ये चलिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे है 1 + sin थीटा, और बटा में कितना है, तो बटा में है 1 - sin थीटा। तो आज सभी क्लास 9 में पढ़ ही लिए होंगे कि प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है। प्रमेयीकरण करने का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर 1 - sin थीटा दिया गया है तो आपको गुना करना होगा 1 + sin थीटा से। अर्थात आसान भाषा में समझ लीजिए कि माइनस का सिंबल हो तो गुना करेंगे तो आप प्लस का सिंबल लिखेंगे, प्लस का सिंबल रहेगा ना तो आप सभी को माइनस का सिंबल लिखना होगा। तो यहाँ पे 1 को हम लोग 1 लिखेंगे, माइनस था तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। sin थीटा को सेम टू सेम लिख सकते हैं। इसे हमें एक बार और लिखना होगा 1 + sin थीटा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में गुना करेंगे। 1 + sin थीटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 1 + sin थीटा। तो 1 + sin थीटा में 1 + sin थीटा से अगर हमें गुना करना है तो चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। इसे देख लीजिए तो a - b और ये a + b बन गया है, a + b और ये -b। तो इसका जो फार्मूला होता है वो a² - b² होता है। या ऐसे समझ लीजिए कि एक में एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। माइनस से प्लस से गुना करेंगे कितना होगा, तो माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से sin थीटा में sin थीटा से गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा sin² थीटा। तो इसके बाद वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसे एक बार सेम टू सेम लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाला कितना है, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर है, और बटा में देख लीजिए 1 - sin² थीटा है। आप सभी को एक फार्मूला याद रखना होगा कि 1 - sin² थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है cos² थीटा। ठीक है, इतना तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी संख्या से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो रूट अपने आप हट जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 + sin थीटा और बटा में बचेगा cos थीटा। तो इसे हम लोग को क्या करना है कि अलग अलग करना है। यानी ये जो cos थीटा है ये 1/cos थीटा भी है और sin थीटा बटा cos थीटा भी है। तो इसे हम लोग को अलग अलग लिखना होगा। हम लिखेंगे 1/cos थीटा + sin थीटा बटा cos थीटा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि 1/cos थीटा बीच में है प्लस sin थीटा बटा cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sin थीटा बटा में cos थीटा। उसके बाद में आज सभी को एक चीज़ फार्मूला याद एक और करना होगा कि 1/cos थीटा बराबर क्या होता है। तो आज सभी को बता दें कि 1/cos थीटा बराबर sec थीटा होता है। तो आप यहाँ पे sec थीटा लिख सकते हैं, प्लस को आपको सेम टू सेम लिखना होगा। sin थीटा बटा cos थीटा का फार्मूला क्या होता है,
तो वो होता है tan थीटा। तो क्वेश्चन में आप सभी को जो सिद्ध करना था वो हमने सिद्ध करके ला दिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं जो नियामक ज्यामिति से लिया गया है और मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछा ऐसे सवाल जाता है। अगला जो सवाल है कि बिंदु 6, -6 और दिया गया है 3, -7 तथा 3, 3 से होकर जाने वाली वृत्त के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल होता है वृत्त के त्रिभुज का केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना। इसके लिए आप सभी को केंद्रक का निर्देशांक का फॉर्मूला याद रखना होगा। तो देख लीजिए केंद्रक का निर्देशांक x बराबर भी फार्मूला होता है और एक होता है y बराबर। तो फार्मूला होता है क्या है x बराबर, तो दोस्तों वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। उसी प्रकार से y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है। उसके बाद में आज सभी को x1 y1 का और x3 y3 का मान ज्ञात कहाँ से करना है। तो ये हो जाएगा आपका x1 का मान, दूसरा हो जाएगा y1 का मान, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा x3 और दूसरा हो जाएगा y3 का मान। उम्मीद है कि आप सभी समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए हमें चाहिए x1 का मान, तो x1 का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 6 है, तो आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लस को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए x2 का मान, x2 का मान देख लीजिए 3 है, तो आप भी यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। प्लस में हमें चाहिए x3 का मान, x3 का मान देख लीजिए कितना है, तो 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और भाग में कितना है, तो भाग में यहाँ पे 3 है। उसके बाद वाला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा। 9 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 12 लिख सकते हैं। और भागा में कितना है, तो भागा में 3 है। आप सभी को मालूम होगा कि 12 में हम लोग 3 से भाग देते हैं तो 3 चौका 12। क्वेश्चन का सही जवाब क्या आता है, 4 आ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग x का निर्देशांक तो ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन अब हम लोग y के फॉर्मूला पे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए y1 का मान, y2 का मान और y3 का मान। तो चलिए हम लोग y1 का मान देख लेते हैं। y1 का मान दोस्तों -6 है ना, तो आप ही लिखेंगे यहाँ पे -6। फिर प्लस में है y2 का मान, y2 का मान देख लीजिए -7 है, तो आप ऐसे प्लस और कोष्ठ में लिखेंगे -7। और फिर है प्लस y3 का मान, y3 का मान यहाँ पे 3 देख पा रहे होंगे, तो आपको +3 लिख देना होगा। भाग में 3 था तो अभी भागा में 3 लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि देख लीजिए यहाँ पे -6 है, ठीक है, और ये +3 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -6 और प्लस माइनस मिलकर ये माइनस हो जाता है। 7 को आप 7 लिखेंगे, +3 को +3 लिख सकते हैं। और भागा में कितना है, तो भागा में 3 है। उसके बाद वाले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मैथ का एक नियम होता है कि किसी भी संख्या के पहले -100 और बाद में -100, तो दोनों संख्याओं को ऐड कर लेते हैं, लेकिन हम लोग लिखते हैं माइनस में। तो 7 और 6 कितना होता है, तो ये 13 होता है, लेकिन हम लोग लिखेंगे -13। प्लस में कितना है, तो प्लस में 3 है और भागा में भी 3 है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि -13 का मतलब कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति के पास 13 रुपया कर्ज है, अगर कहीं से उसे 3 रुपया की प्राप्ति होती है, कर्जदार को 3 रुपया दे भी देगा तो भी उसके पास अभी 10 रुपया कर्ज बचेगा, अर्थात -10। और भाग कितना है, तो भाग 3 है। तो त्रिभुज का केंद्रक का जो निर्देशांक आने वाला है वो 4, -10/3 आएगा। तो हे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत